नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो पाथफाइंडर के YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके लिए कई सारी करंट अफेयर्स के क्रैश कोर्स को ऑलरेडी पेश करवा चुके हैं और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए पेश करने वाला हूं ज्योग्राफी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जो जुड़े हुए पिछले एक साल के करंट अफेयर्स हैं उनका एक छोटा सा क्रैश कोर्स। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्रीफ वीडियो, लगभग 1-1.25 घंटे की वीडियो है जो कि आपको देखनी है। इसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 मेजर टॉपिक्स को कवर किया है और 8 से 10 छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि डील करते हैं आपके ज्योग्राफी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो कई सारी जो भी आपकी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिली हैं विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ला नीना एल नीनो को लेकर जो डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, पिछले साल की बात है, सामने आई थी समथिंग कॉल्ड एज द साउथ एटलांटिक एनॉमली। उसके बाद एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट था जिसका नाम था सी बेड प्रोजेक्ट। देन वी ऑल्सो हैड समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल ओशन इनिशिएटिव। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा मैंने करी हुई है ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में, और डिजास्टर मैनेजमेंट के एरियाज में मैंने जो बात करी हुई है वो बेसिकली डील करता है आपके कई सारे जो अलग अलग क्षेत्रों में पिछले साल या फिर इस साल में हमें आपदाएं देखने को मिली है और कई सारे उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि आपके लिए कवर करवाए गए हैं। दोस्तों, ये वाली वीडियो आपके आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ना केवल यूपीएससी प्रीलिम्स, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं तो वहां पर भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो वंस अगेन आपको बता दूं, इसमें हमने पिछले एक साल में जो भी ज्योग्राफी और डीएम के साथ जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, उनको कवर करवाया हुआ है। एंड आपको बोलना चाहूंगा कि बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल दिस टाइम ऑन 10th of October इस पर्टिकुलर वीडियो को डेफिनेटली देख के जाइए। वोंट इवन टेक यू लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये छोटी वीडियो बनाई गई है और सो दैट आपको इसमें हेल्प मिले। और हम यही चाहते हैं कि आगे आने वाले मेंस में हम आपके साथ फिर से जुड़े रहें। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और अपनी यूपीएससी तैयारी को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आगे बढ़ाना चाहते हैं, याद रखिए मेरा कोड यूज करिए अनि यूपीएससी, सो दैट आपको यहां पे डिस्काउंट्स मिल जाएं और आपको यहां पर मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं, यू विल बी गेटिंग माय पर्सनल गाइडेंस। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचवाई जाएंगी। अगर आप लोग केवल ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आपको बोलना चाहूंगा कि मेरे द्वारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का डेडिकेटेड कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन, जिसमें अगेन अगर आप लोग एक साल का कोर्स खरीदते हैं तो ये 27,500 की जगह आपको पड़ेगा 24,750 रुपीज़ का ही। ध्यान रखिए, आपको कोड इस्तेमाल करना है केवल ANI UPSC। कई सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, ये वाले बैचेस आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं। और अगर आप लोग मुझसे अभी भी कोई डाउट रखते हैं, पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। मेरी व्हाट्सएप नंबर की डिटेल्स यहाँ पर शेयर करी हुई हैं। ऑल्सो चाहें तो मुझसे अनअकैडमी ऐप पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर मैराथन को। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। बिफोर आई बिगिन, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करने वाला हूँ ला नीना के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा BSISO के बारे में, बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर करती हैं, डिमांड करती हैं आपसे भी कि आपके जो बेसिक्स हैं ना ज्योग्राफी के, वो थोड़े से पहले से ही क्लियर हों। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है दोस्तों तो आपको इन दोनों चीज़ों को समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सेम गोज फॉर द टॉपिक ऑफ मेडिकेन्स। यहाँ पर भी अगर आपको समझना है तो थोड़े से बेसिक्स आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। खैर कोई बात नहीं, कोशिश हमारी पूरी रहेगी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, बट स्टिल बिकॉज हम इसमें केवल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो थोड़े से बेसिक्स अगर आप क्लियर करके पहले से आते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके साथ ही में हम बात करेंगे डिजिटल ओशन के बारे में और हम बात करेंगे ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में। दोनों की दोनों जो स्कीम्स हैं ये भारत की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा शुरू करी गई हैं। ओ स्मार्ट स्कीम पुरानी स्कीम है, इसके प्रोग्रेस के बारे में बात की जाएगी। डिजिटल ओशन एक नई स्कीम है, इसके क्या प्रावधान है इसके बारे में बातचीत करी जाएगी। और सी बेड प्रोजेक्ट, जिसको लेकर मैं डेफिनेट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को क्यों चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है एंड सो ऑन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ला नीना के बारे में। हुआ क्या था कि यूएन का जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा एक घोषणा करी गई थी कि ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद ला नीना का वेदर सिस्टम अब जो है वापस आने वाला है। तो बात करेंगे कि इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ला नीना जब भी ये आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके सी सरफेस टेम्परेचर्स है ना, वहां पर आपको काफी ज्यादा कूलिंग देखने को मिलती है। एल नीनो के केस में क्या होता है, एल नीनो के केस में आपको देखने को मिलती है अनयूजुअल वार्मिंग
राइट। वहीं ला नीना के केस में आपको देखने को मिलती है अनयूजुअल कूलिंग। इतनी बात को तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एल नीनो और ला नीना में। तो सी सरफेस टेम्परेचर्स की बात हो रही है, जिसको कि SST कहा जाता है। सी सरफेस टेम्परेचर में आपको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कूलिंग देखने को मिल सकती है। और ला नीना जो है 2021 में भी लास्ट कर सकता है। ये पिछले साल की न्यूज है और ये ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था ला नीना, और ये 2021 में भी लास्ट कर सकता है, जिसके चलते जो तापमान है वो 2021 में भी अफेक्ट होता रहेगा। इवन इसके साथ साथ जैसे ही आपका सी सरफेस टेम्परेचर अफेक्ट होगा, आपका प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और जो स्टॉर्म पैटर्न्स हैं, जो दुनिया भर में साइक्लोन्स आते हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि साइक्लोन्स का डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज के साथ? सी सरफेस टेम्परेचर के साथ। आपको मालूम होगा कि अगर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी जाकर आपका साइक्लोन शुरू हो सकता है। तो अगर कूलिंग देखने को मिल रही है तो साइक्लोन्स में भी आपको थोड़ी बहुत कटौती देखने को मिल सकती है। इसको समझ लेते हैं, तभी जाकर आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि एल नीनो और ला नीना क्यों शुरू होते हैं। इसके इफेक्ट को आपको समझना काफी आसान है। एक बार आप ये समझ जाएं कि कूलिंग होती है तो आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं कि जी हाँ, टेम्परेचर्स अफेक्ट होते हैं, जी हाँ, प्रेसिपिटेशन पे प्रभाव पड़ सकता है, और जी हाँ, स्टॉर्म पैटर्न पे प्रभाव पड़ सकता है। ये चीज समझनी आसान है, लेकिन इसका जो कॉजिंग है कि ये असल में कूलिंग क्यों होती है और इसमें वार्मिंग क्यों होती है, ये समझना थोड़ा सा टेक्निकल है। उसको समझ लेते हैं। देखिए, एल नीनो और ला नीना ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न्स हैं, और दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न्स हैं, असल में एक साइकिल चलता है हमारे पैसिफिक ओशन के अंदर, जिस साइकिल को कहा जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल। ठीक है, इसको ENSO के नाम से जाना जाता है। और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि एल नीनो में वार्मिंग होती है, ला नीना में कूलिंग होती है, इसीलिए ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट फेजेस माने जाते हैं। दे आर द ऑपोजिट फेजेस ऑफ व्हाट इज नोन एज द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल। इतनी बात क्लियर है। अब एल नीनो में क्या होता है, देखिए इसके लिए आपको मैप को समझना होगा। ध्यान से देखिए, यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को मार्क किया है मैंने, और ये आपका क्या है, ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एल नीनो में क्या होता है ना, एल नीनो में आपका जो यहां पर है ये हाई प्रेशर डेवलप होता है, और यहां पर आपका लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। हाई प्रेशर डेवलप कैसे होगा, यहां पर लो टेम्परेचर होता है और यहां पर सडनली आपका हाई टेम्परेचर आ जाता है। क्योंकि यहां पर लो टेम्परेचर होता है, यहां पर हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए एल नीनो को क्या कहा जाता है, वार्मिंग ऑफ द ईस्ट पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो एल नीनो में क्या हुआ, आपका पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न भाग था वहां पर आपको अनयूजुअल वार्मिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर हुआ, जिसकी वजह से लो प्रेशर हुआ। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साइड पे क्या हुआ, लो टेम्परेचर हुआ, हाई प्रेशर हुआ। नाउ विंड्स आपको मालूम है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो इस तरीके से आपकी विंड्स फ्लो करना शुरू कर देती हैं। और क्योंकि ये विंड्स आउटवर्ड फ्लो करती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलता है ड्राउट। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप इसका थोड़ा इधर जाते हैं तो चाइना के भी इस पार्ट में आपको ड्राउट देखने को मिलता है। इवन इंडोनेशिया में यहाँ पे आपको ड्राउट देखने को मिलता है, और इवन इंडिया में, जो कि यहाँ पर आपका इंडिया लोकेटेड है, तो यहाँ पर भी आपको ड्राउट देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपकी चीज है एल नीनो के केस में। ला नीना में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। यहाँ पर फिर से ये एक्चुअली 2 मैप्स हैं आपको जो मैंने यहाँ पे चिपका रखे हैं, इस तरीके से लाइन मार सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लो टेम्परेचर, और यहाँ पर आपका बन जाता है हाई टेम्परेचर। तो जब आपका यहाँ पर लो टेम्परेचर बनता है तो दोस्तों यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर, और यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी मूवमेंट जो है विंड्स की वो इस तरफ होती है। तो इस टाइम पे आपको साउथ अमेरिकन कोस्ट पे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि आउटवर्ड विंड्स हैं तो ड्रॉट देखने को मिलता है, और यहाँ पर क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपकी विंड्स अंदर आ रही हैं, तो आपको अच्छा खासा मॉनसून देखने को मिल जाता है। और सब्सिक्वेंटली आगे जाके फिर इंडोनेशिया में, और फिर आपका आगे जाके भारत में आपको अच्छा मॉनसून देखने को मिल जाता है। तो ये चीजें हैं जो कि एल नीनो और ला नीना में होती हैं। इतनी बात क्लियर है। ये काफी मैंने आपको सिंपल चीज बताई है। वैसे तो एल नीनो और ला नीना में काफी सारी चीजें होती हैं बताने को, लेकिन हमने एक बेसिक चीज को समझा है कि नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और जो आपका वेस्टर्न साउथ अमेरिका है, इन दोनों के संदर्भ में आपको केवल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर समझना है, जिसके संदर्भ में आप एल नीनो और ला नीना को समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा था वार्मिंग ऑफ ईस्ट पैसिफिक ओशन, वैसे ही मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, कूलिंग
ऑफ द ईस्ट पैसिफिक ओशन, ये आपको देखने को मिल रही है दोस्तों यहाँ पर। यस, तो इस बेसिस पे आपका एल नीनो और ला नीना समझ आता है। सो बेसिकली एल नीनो एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जिसमें कि आपको अनयूजुअल वार्मिंग देखने को मिलती है सरफेस वाटर्स की। कहां पर? ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। इस चीज को समझ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप आपको ये बात क्लियर है। इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन ला नीना, ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि एल नीनो जो है ये अक्सर आपको 2 से 3 साल के डिफरेंस में ही देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ला नीना की, तो ला नीना अप्रोक्सीमेटली आपके 7 to 10 ईयर्स के डिफरेंस के बाद आपको देखने को मिलती है। ला नीना जो कूल फेज माना जाता है ईएनएसओ का, इट इज अ पैटर्न विच डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ये भी आपका एक फर्क है जो कि आपको यहां पर देखना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि आपको ध्यान रखना होगा, ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल इन स्पेनिश, वहीं एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय इन स्पेनिश। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये वाला इनफैक्ट जो क्वेश्चन है ऑलरेडी यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। तो आगे देख लेते हैं कि वेदर चेंजेस क्या क्या होते हैं ला नीना की वजह से। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि एल नीनो और ला नीना का जो इम्पैक्ट है वो कैसे पड़ता है। तो राइट, जैसा जो इम्पैक्ट, ऐसा मान लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इसको हम ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जो इम्पैक्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वही वाला इम्पैक्ट आपको यहाँ पे इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा और वही वाला इम्पैक्ट आपको आगे जाके इंडिया में देखने को मिल जाता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड द सेंट्रल एशिया विल सी बिलो एवरेज रेनफॉल ड्यू टू ला नीना। ठीक है, जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका आपको ध्यान होगा, अफ्रीका में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है वो यहां पर बेसिकली इसको हॉर्न कहा जाता है, इस पार्ट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो यहां पर आपका जो एवरेज रेनफॉल है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और साथ में ये भी कहा गया है, यूएन का जो हम बात कर रहे थे, डब्ल्यूएमओ के द्वारा ये पूरी की पूरी एनालिसिस करी गई है, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि क्योंकि यहां पर लोकस्ट की इन्वेजन भी हो चुकी है। आपको ध्यान होगा पिछले साल जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो मार्च 2020 के आसपास की बात है, जो आपका टिड्डी दलों की इन्वेजन थी वो शुरू हो चुकी थी। इसके साथ में रीजनल फूड इनसिक्योरिटी भी सामने आ सकती है। साथ ही में क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी वजह से आपके ओशियानिक टेम्परेचर्स में फर्क देखने को मिलेगा, इट कुड ऑल्सो अफेक्ट द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन, उसकी इंटेंसिटी भी कम हो सकती है। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, जो आपके ट्रॉपिकल ओशन के साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, उसमें आपको 27 डिग्री सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो अगर आपकी ओशन वाटर की कूलिंग होगी तो यहां पर इनकी इंटेंसिटी भी कम हो सकती है। रही बात साउथ ईस्ट एशिया की और रही बात पैसिफिक आइलैंड्स की, तो इनमें जो है आपको अबव एवरेज रेनफॉल देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने आपको यहां बताया। ला नीना के केस में अगर यहां पर आपकी जो रेनफॉल है वो बढ़ जाएगी, मानसून बढ़ जाएगा, तो आपके जो ये वाले आइलैंड्स हैं यहां पर भी आपकी मानसून के बढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। फॉर इंडिया विल ऑल्सो रिसीव मोर रेनफॉल देन नॉर्मल लीडिंग टू फ्लड्स। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको समझनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। ठीक है, तो हमने काफी सारे बेसिक्स को कवर कर लिया है, बट स्टिल आई बिलीव कि कुछ कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो कि आपके पहले से क्लियर होने जरूरी थे, तभी जाके आप इस पूरी की पूरी न्यूज को समझ पाएंगे। इसी बेसिस पर आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि पहले यूपीएससी सीएसटी 2017 में पूछा जा चुका है। इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है और ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है। इसके आधार पे आपको यहाँ पे जवाब नीचे देना है। नेक्स्ट इज बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग ऑसिलेशन है जो कि इस बार हमारे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि हैदराबाद में काम करता है, उसके द्वारा जो है रिकॉग्नाइज करी गई है। ये ऑसिलेशन तो काफी पहले से चलती आ रही थी, लेकिन इस बार इसको जो थोड़ा सा है हमने और अच्छे से एनालाइज किया है, जिसके चलते रिसर्चर्स का ये मानना है कि हम आगे जाके भारत के लिए जो वेव के फोरकास्ट हैं उसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। सो देखिए, आपके सामने न्यूज है, रिसर्चर्स एट द इनकॉइस हैदराबाद हैव फाउंड अ बेटर वे टू फोरकास्ट द वेव्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ऑसिलेशन। अब देखिए, सबसे पहले तो हम BSISO की इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे मैप को समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस मैप में यहाँ पर इंडिया नजर आ रहा है, राइट। ये छोटा सा जो नीचे आइलैंड है ये श्रीलंका का आइलैंड है। ऑल राइट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है मैडागास्कर है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट माना जाता है। ये वाला जो आपका पार्ट है, दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, तो अगर हम देखते हैं BSISO का जो फेज नंबर 1 है, जो सबसे पहला चरण है इसका, यहां पर इसकी शुरुआत होती है, यहां पर इसका जन्म होता है। ठीक है, ये
वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन का हिस्सा है जहां पर से BSISO स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फेज नंबर 2 यहां, यानी कि यहां पर इसकी इंटेंसिफिकेशन हो जाती है जब ये यहां पर पहुंच जाता है। तो दिस इज वेयर इट गेट्स इंटेंसिफाइड, इसकी जो गति है और इसकी जो स्ट्रेंथ है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद फेज नंबर 3 जहां पर आप ये देख रहे हैं, दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ बूमरैंग। तो यहां पर ये बट जाता है 2 इक्वल भागों में, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला एक भाग बन जाता है और एक आपका नीचे वाला भाग बन जाता है। तो आपका बाइफर्केशन है, फॉर्मेशन ऑफ अ टिल्टेड रेन बैंड आपको देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद ये यहां से ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आपको ये वाली जो पॉइंट नंबर 4 है, दिस इज वेयर इट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये बेसिकली बेसिक BSISO ऑसिलेशन है जो कि आपकी हमेशा आपको देखने को मिलती आई है। ये कोई नया फिनोमिना नहीं है जो कि अभी देखा गया हो, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेचुरल फिनोमिना है जो कि हम आज तक देखते आए हैं। लेकिन हुआ क्या था कि साइंटिस्ट ने बेसिकली इस पर्टिकुलर फिनोमिना को और स्टडी किया, और जब इन्होंने इसको स्टडी किया तो इनको ये समझ आया कि इसके आधार पर हम हमारी जो कोस्टल मैनेजमेंट है, हम हमारे जो मॉनसून्स का इफेक्ट है उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, द BSISO ऑफ द एशियन समर मॉनसून इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इन द ग्लोबल मॉनसून सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि जब आपका ग्लोबल मॉनसून सिस्टम में मान लीजिए आपकी ब्रेक आती है, कंटिन्यूटी आती है, उन सब चीजों को समझने के लिए BSISO एक बहुत ही अच्छा सूचकांक की तरह काम करता है। It is the movement of convection from the Indian Ocean to the Western Pacific Ocean roughly every 10 to 15 days during the monsoon। तो जिस टाइम पे आपका मानसून चल रहा होता है उस टाइम पर ये वाली ऑसिलेशन आपको देखने को मिलती है। नाउ ये भी बताती है कि मानसून की जो एक्टिव पीरियड्स हैं, मानसून की जो ब्रेक पीरियड्स हैं वो कौन से हैं, यानी कि कौन से हफ्तों में आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी, कौन से हफ्तों में आपको जो है लाइट रेनफॉल देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या है, द एक्टिव फेज एनहांसेस मॉनसून विंड्स एंड हेंस द सरफेस वेव्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को अब ये समझ आने लगा है कि BSISO का बहुत ज्यादा लेना देना आपके मॉनसून के ब्रेक्स और एक्टिव फेजेस के साथ भी है, क्योंकि उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम BSISO को स्टडी कर लेंगे तो हम बेसिकली हमारे मॉनसून को और अच्छे से समझ सकते हैं। सम फेजेस ऑफ BSISO इंड्यूस हैवी वेव एक्टिविटी इन द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी, और ये बात रिसर्चर्स के द्वारा कही गई है। जो वेव फोरकास्ट एडवाइजरीज हैं, दिस विल बेसिकली बी हेल्पिंग फॉर मोर एफिशिएंट कोस्टल एंड द मरीन मैनेजमेंट। तो दोनों चीजें हैं, आप एक तरफ रख दीजिए BSISO को और दूसरी तरफ आप रख दीजिए इंडियन मॉनसून को। तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझाने में हेल्प करती हैं, और इन पूरी चीज का फायदा क्या है, आपकी जो कोस्टल और मरीन मैनेजमेंट है ये और भी बेहतर तरीके से हो सकती है। क्लियर है ये बात? आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये चीज क्योंकि न्यूज में थी इसीलिए हमारे लिए डिस्कस करना इसको इंपॉर्टेंट बन जाता है। हो सकता है इसको लेकर सवाल आ जाए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि BSISO आपको कहां देखने को मिलती है। तो आपको बेसिकली ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में हमें ये वाली ऑसिलेशन देखने को मिल जाती है, और इसका कनेक्शन मॉनसून के साथ माना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केवल देखिए पहले 2 टॉपिक्स ही थोड़े मुश्किल थे, आने वाले टॉपिक्स काफी आसान है। नेक्स्ट है डिजिटल ओशन। ये बेसिकली एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो कि अगेन लॉन्च किया गया है हमारे इनक्वाइस के द्वारा। इनक्वाइस जिसकी बात अभी कर आए हैं, इनक्वाइस के हेडक्वार्टर को याद रखिए, ये हैदराबाद में लोकेटेड है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर काम करता है। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नाउ इसके फायदे क्या क्या है, देखिए इट विल प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशंस, ठीक है। किस तरीके से इसको समझेंगे हम, और इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है इन एक्सपैंडिंग द इंडियाज ब्लू इकोनॉमीज इनिशिएटिव्स। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होने वाली है, और इट विल ऑल्सो बी प्रमोटेड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ओशन मैनेजमेंट डेटा फॉर ऑल द इंडियन ओशन रिम कंट्रीज। इट विल बी हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द ओशंस। तो बेसिकली क्या मकसद है यहाँ पर, ऐसा मान लीजिए कि ओशन के बारे में जितना भी डेटा है ना, वो सारी की सारी सेवाएं आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। अगर आपके पास ओशन से जुड़ा हुआ डेटा एक जगह पे मिल रहा है तो ऑब्वियसली कई सारे लोग हैं जो कि ओशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, कुछ लोगों की आजीविकाएं उस पर निर्भर करती हैं, कुछ लोगों के लिए वो कुछ और काम करता है। तो जो भी आप चीज सोच सकते हैं ओशन के बारे में, इसके इनफैक्ट यहां तक ही नहीं, केवल ओशन का टेम्परेचर ही नहीं, ओशन के बारे में हर चीज की, इसमें जो वेव्स की स्पीड है वो कितनी होती है, किस टाइम पे कितनी होती है। अगर हम ओशियानिक बेड की बात करते हैं तो वहां पर आपको
जो पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स मिलते हैं वो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं हमारी केवल इंडिया के लिए ही नहीं, जो इंडियन ओशन की रिम कंट्रीज हैं उनको भी हेल्प करवाया जाएगा इस पर्टिकुलर डिजिटल ओशन की ऐप के माध्यम से। तो ये फायदा है जो कि आपका डिजिटल ओशन ऐप का है। अगेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसको इनकॉइस के द्वारा लॉन्च किया गया है। डेट को ध्यान से देख लीजिए, दिसंबर 29, 2020 को इसको लॉन्च करवाया गया था। नेक्स्ट इज द सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। और इस साल ये चर्चा में क्यों था इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारा जो ओशन है ना वो आज तक भी अनमैप्ड है, यानी कि आज तक भी वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए हैं कि हमारे ओशन बेड के ऊपर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसका इनफैक्ट बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि ओशन की इतनी गहराई तक जाना बहुत मुश्किल है, पानी की इतनी गहराई तक जाना इतना आसान नहीं रहा है वैज्ञानिकों के लिए। असल में इसके लिए क्या हुआ था, आपको मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग बताता हूं। एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, 2017 की ये बात है, ठीक है। 2017 में इस प्रोजेक्ट को जब शुरू किया गया था उस टाइम पर इस प्रोजेक्ट का नाम था सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, यानी कि हमें 2030 तक बाय द ईयर 2030 हमें पूरे के पूरे ओशन बेड की मैपिंग कर देनी है। जब ये शुरू किया गया था उस टाइम पे अभी तक वैज्ञानिकों ने केवल 6% का ही हमारा ओशन बेड की मैपिंग करी हुई थी। अब यानी कि जब मैं आपके सामने ये न्यूज़ कवर कर रहा हूं, ये बात है अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई आसपास की बात है 2020 की, ये नंबर पहुंच चुका है 19% पे, ठीक है। तो यानी कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 20% या फिर अप्रॉक्सीमेटली हमने 1/5 ऑफ द ओशन को मैप कर लिया है। और ये हुआ किसकी वजह से है, ये हुआ है इन दो लोगों की वजह से। एक आपका है निपॉन फाउंडेशन, दूसरा आपका है जेबको। तो निपॉन फाउंडेशन तो एक तरह की एनजीओ है जो कि काफी बड़ी एनजीओ है, दुनिया भर में काम करती है, और दूसरी आपकी जेबको है। जेबको क्या चीज है, जेबको इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंडेट ये है कि उसको एंटायर ओशन फ्लोर को मैप करना है। और जेबको जो है बेसिकली इट ट्रेसेड इट्स ओरिजिन्स टू द जेबको चार्ट सीरीज इनिशिएटेड इन 1903 बाय प्रिंस एल्बर्ट वन ऑफ मोनाको। तो ये एक बहुत ही कोई पुराने राजा थे, उन्होंने शुरू किया था इस काम को 1903 में जब उन्होंने जेबको चार्ट सीरीज को निकाला था। और आज की डेट में जेबको, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस, ये बेसिकली एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि ये काम को कर रही है निपॉन फाउंडेशन के साथ मिलकर के। ये वाली जो अनाउंसमेंट करी गई थी पिछले साल करी गई थी 21 जून को, जिस दिन हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी होता है, लेकिन उस दिन साथ ही में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी होता है, जब इन्होंने ये अनाउंस किया था कि अब हमने अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द ओशन को मैप कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं दैट इट हैड फिनिश्ड मैपिंग नियरली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन फ्लोर, ठीक है। तो इसमें आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पर्पस क्या है, कौन इसको चला रहा है और ये बेसिकली काम क्या कर रहा है। इतनी ही चीज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब हम एक अगला टॉपिक में आने वाले हैं जिसमें कि हम बात करेंगे मेडिकेन्स की, लेकिन उसके साथ में आपको ये वाला क्वेश्चन का जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ईयर मुझे याद नहीं है, या तो ये 2014 में आया था और या ये क्वेश्चन 2015 में आया था। इन दोनों में से किसी एक साल में आया था। इसका जवाब आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। लेट अस टॉक अबाउट मेडिकेन्स। ये मेडिकेन्स क्या होते हैं, आपके सामने है ये डाउन टू अर्थ का ये वाला आप पिक्चर देख सकते हैं। मेडिकेन्स बेसिकली क्या हुआ था, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज कुड इंक्रीज मेडिकेन्स सेज एक्सपर्ट्स। सो बेसिकली एक मेडिकेन था इस साल जिसका नाम था लेनोस, और ये वाला मेडिकेन जो आया था इट मेड लैंडफॉल अक्रॉस द अलोंग द कोस्ट ऑफ ग्रीस। तो आपने अभी तक नाम सुना होगा, दो तरह के साइक्लोन्स का आपने नाम सुना होगा, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक आपके होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, राइट। आपने इन दोनों का नाम तो सुना हुआ है, लेकिन एक और टाइप के साइक्लोन्स भी होते हैं। आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कई सारे नाम भी सुने होंगे। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा हरिकेन्स के नाम से इसको जाना जाता है, टॉर्नेडो के नाम से इसको जाना जाता है, भारत में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहा जाता है। उसके बाद आपने सुना होगा इसको कहा जाता है वाइली, राइट। इसको इनफैक्ट टाइफून भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को दिए गए हैं। अब क्या है कि एक नए तरह के साइक्लोन्स हैं जिसको कहा जाता है मेडिकेन्स। ये मेडिकेन्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज असल में जो मेडिकेन्स हैं ये आपके मेडिटेरेनियन सी के अंदर आते हैं। तो दीज आर द मेडिटेरेनियन हरिकेन्स, ठीक है, जिनको की शॉर्ट फॉर्म दी गई है मेडिकेन्स की। और ये भी एक तरह के एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हरिकेन्स हैं, यानी कि ये ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल एरियाज के बाहर पाए जाते हैं। दे आर ऑब्जर्व्ड ओवर द मेडिटेरेनियन सी।
आप यहाँ पे इस मैप को ध्यान से देखिए कि मेडिटरेनियन सी के साथ में जो लगने वाली कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं। आपके सामने है, दिस इज इटली ओवर हेयर, ये यहाँ पर आपका ग्रीस आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आपका टर्की भी आ गया है। तो ऐसे सवाल भी आते हैं अक्सर, ठीक है। ये वाली चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए अपने वर्ल्ड मैप में। खैर, जो टर्की था, टर्की में एक साइक्लोन ने लैंडफॉल करी थी जिसका नाम था लेनोस, और इस पर्टिकुलर साइक्लोन एक तरीके का मेडिकेन था, जिसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर आपको जानना कि मेडिकेन्स जो हैं ये अक्सर ठंडे पानी में आते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज हैं। क्योंकि अगर आप देखें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम अभी तक बात करते आए हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को आने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है। इवन आपके जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उसको भी आने के लिए, अगर आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उसके लिए भी आपको एक वार्म सरफेस चाहिए। जब तक आपको वार्म सरफेस नहीं मिलेगा तब तक जो है आपका टेम्परेट साइक्लोन भी शुरू नहीं होगा। लेकिन मेडिकेन्स जो हैं ये असल में ठंडे पानी में ही आते हैं। दे अकर इन कोल्डर वाटर्स दैन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स और द टाइफून्स। क्योंकि ये ठंडे पानी में आते हैं, हेंस इनकी जो कोर होती है वो भी ठंडी होती है। जो आपने देखा होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जो आप पढ़ते हैं कोर के बारे में, आप पढ़ते होंगे आई ऑफ द साइक्लोन के बारे में, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत गर्म होती हैं। लेकिन इसकी जो कोर होती है वो काफ़ी ठंडी होती है। क्योंकि इसकी कोर ठंडी होती है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। और क्योंकि इसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, इसीलिए इसका जो साइज है ये कम होता है, इसीलिए इसकी जो विंड की स्पीड होती है ये भी कम होती है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। वार्मर कोर्स टेंड टू कैरी मोर मॉइस्चर, हेंस रेनफॉल, दे आर बिगर इन साइज, दे हैव स्विफ्टर विंड्स। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपको मेडिकेन्स में देखने को नहीं मिलती हैं। जब हम इतनी बातें कर रहे हैं कि मेडिकेन्स की कोर छोटी होती है, इसमें आपका मॉइस्चर भी कम होता है, रेनफॉल भी कम आती है, तो ये खतरनाक क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा जो इससे खतरा हमें देखने को मिलता है वो इसकी बेसिकली विंड्स की वजह से नहीं देखने को मिलता है। ये आगे जाके बारिश तो कर ही रहे हैं, तो इनकी विंड्स बहुत डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, लेकिन ये आगे जाके टोरेंशियल रेन्स कॉज करते हैं, जो कि आगे जाके फ्लैश फ्लड्स का कारण बन जाती हैं। और प्रॉब्लम इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आगे जाकर जिस तरीके से हमारे पूरे विश्व का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके चलते मेडिकेन्स आर लाइकली टू बिकम अ बिगर प्रॉब्लम एज द प्लैनेट वार्म्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और इसीलिए हम इसके डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। इसमें सवाल यदि आपको आएगा तो बेसिकली इसी चीज में से सवाल आएगा कि मेडिकेन्स क्या होते हैं, कहाँ देखे जाते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि मेडिकेन्स जो है वो कौन से पानी की वजह से आते हैं, ठंडे पानी की वजह से या फिर गर्म पानी की वजह से आते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। दैट्स ऑल, केवल इतनी ही चीज आपके लिए जाननी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओ स्मार्ट स्कीम है। इसको लेकर बेसिकली इसको शुरू तो बहुत पहले किया गया था। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ओ स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है। बेसिकली स्मार्ट इज एन एक्रोनिम, तो ये आपके सामने है SMART। तो सर्विसेज है, मॉडलिंग है, एप्लीकेशंस है, रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये ओ स्मार्ट स्कीम है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा लॉन्च करी गई थी। इसमें कई सारी चीजें हैं, जो चीजें हम डिजिटल ओशन में देख रहे थे, ऐसा मान लीजिए कि ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं ओ स्मार्ट स्कीम में। हर तरह का इंसान जो भी समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भले वो व्यापारी हो, फिर भले वो मछुआरा हो, फिर भले वो रिसर्चर्स हों, सभी तरह के लोगों के लिए ओ स्मार्ट स्कीम लाई गई थी कि किस तरीके से हम ओशन के बारे में जानकारी इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये स्कीम बहुत ही बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। इस स्कीम को फुलफिल करने के लिए हमने कई सारी रिसर्च वेसल्स हैं जो कि इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय करी हुई हैं, जिसमें कि कुछ नाम आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक तो है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन वेसल जिसका नाम है सागर निधि। देन वी हैव द ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल जिसका नाम है सागर कन्या। फिशरीज एंड ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल जिसका नाम है सागर संपदा एंड कोस्टल रिसर्च वेसल जिसका नाम है सागर पूर्वी। तो ये सारी की सारी जो हैं ये डिप्लॉय करी हुई हैं सो दैट ये हमारे ओ स्मार्ट स्कीम के लिए डेटा को कलेक्ट करने में हेल्पफुल साबित हो सकें। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ में ये 3 मुद्दों को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला मुद्दा होने वाला है साउथ अटलांटिक एनोमली का। ये चर्चा में था, बहुत ज्यादा चर्चा में था। इनफैक्ट पिछले साल की बात है, सितंबर 2020 में इसके बारे में वैज्ञानिकों ने फिर से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद अक्टूबर में भी इसको लेके बातचीत हुई और अब फिर से जो महीना चल रहा है अप्रैल के महीने में फिर से इसके बारे में बातचीत होनी शुरू हुई है, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके काफ़ी बड़े रेपरकशंस, काफ़ी बड़े इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्थ इनर कोर, ठीक है। जो अर्थ की इनर कोर है इसको लेकर भी एक नई स्टडी सामने आई है और ये जो नई स्टडी सामने आई है ये बताती है कि अर्थ की इनर कोर की
जो एज है, जो उसकी आयु है, वो असल में बहुत ज़्यादा है। पुराने एस्टिमेट्स कुछ और कहते थे, नए एस्टिमेट्स कुछ और कह रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी लेनी हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड थर्ड एंड द फाइनल थिंग जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट ग्रोज टू न्यू हाइट। तो चाइना एंड नेपाल ने मिलकर के यहाँ पर इसकी नई जो हाइट है उसको घोषित कर दिया है। जो नई हाइट है उसमें कुछ हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है एज कंपेयर टू द प्रीवियस हाइट। तो जानेंगे कि ये क्यों बढ़ा है, जानेंगे पुरानी हाइट क्या थी, नई हाइट क्या थी। ऑल्सो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ मैं साझे करूंगा रिगार्डिंग द टॉलेस्ट पीक ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, दैट इज माउंट एवरेस्ट। और इसमें कई सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि साउथ एटलांटिक एनोमली, इन नाम सुनने में लगता है कि ये किसी ना किसी तरीके से ओशनोग्राफी के साथ जो है संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ओशनोग्राफी के साथ संबंध नहीं रखती है, बल्कि ये वाली भी जो आपकी न्यूज़ है ये सीधा सीधा जियोमॉर्फोलॉजी के साथ ही संबंध रखती है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ऑल्सो बिफोर आई बिगिन आई वांट टू टेल यू कि ये तीनों के तीनों टॉपिक्स, स्पेशली जो टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 है, ये काफ़ी पेचीदा हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर आपके कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा समझने में तकलीफ आ सकती है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे चीज़ों को आसान करने की। चलिए देख लेते हैं टॉपिक नंबर 1, द साउथ एटलांटिक एनोमली ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्मुडा ट्राइंगल ऑफ स्पेस। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये। रिसेंटली क्या हुआ था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक चेतावनी दी थी कि अर्थ की जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ कुछ इलाकों में वीकन कर रही है, कुछ कुछ इलाकों में उसकी जो मजबूती है वो थोड़ी सी कम हो रही है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हो रही है। इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को देने वाली स्पेस एजेंसी का नाम था यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को उसके बाद कंफर्म भी किया गया था बाय नासा। ठीक है, तो दोनों ने ही इस चीज को कंफर्म किया है कि जो अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड है, इट इज वीकनिंग इन सम एरियाज विच लाई बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। क्लियर है ये। और इस पर्टिकुलर चीज को, इसी फिनोमिना को, जो कि ये वीकनिंग ऑफ द अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका है, इसी को कहा जा रहा है द साउथ एटलांटिक एनोमली। समझ लीजिए, एक बार दोबारा बोल देता हूं कि ये वाले जो इलाके हैं, देखिए अफ्रीका यहां पर पड़ता है आपका, ठीक है, वी कैन ड्रॉ द मैप ऑफ अफ्रीका वेरी क्विकली ओवर हियर, ठीक है ना। तो अफ्रीका आपका इस तरीके से पड़ गया है, थोड़ा सा इसको एक रफ मैप ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, और यहां पर आपका पड़ता है जो आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच का एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया पड़ता है, ये बोला जाता है साउथ अटलांटिक ओशन, सदर्न अटलांटिक ओशन। और इस अटलांटिक ओशन वाला जो एरिया है, यहां पर हमें जो है वीकनिंग ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है, और इसी के लिए, बिकॉज ये एरिया ये वाला है, इसीलिए इसको साउथ अटलांटिक एनोमली कहा जा रहा है। ये एक बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है जो कि हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका जो एक्सटेंट है, इसका जो स्कोप है, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए ये है क्या चीज। बेसिकली the SAA is referred to the behavior of Earth's geomagnetic field in an area between Africa and South America. Clear है? SAA is an area where the Earth's inner Van Allen radiation belt comes closest to the Earth's surface, dipping down to an altitude of approximately 200 kilometers. इस चीज को समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, स्टे विद मी फॉर अ वाइल, आपको सारी की सारी चीज समझ आ जाएगी। ये देखिए, आप लोग इतना समझते हैं कि जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होता है वो आता कहाँ से है, अर्थ के आसपास जो मैग्नेटिज्म है वो कहाँ से आता है, वो अर्थ के कोर में से निकल कर आता है। इतनी चीज तो हम सभी को मालूम है। कोर के अंदर जो भी हमारे मेटल्स हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स वहाँ पे लोकेटेड हैं, उसकी वजह से अर्थ का जो कंप्लीट जियोमैग्नेटिज्म है वो आपको रिफ्लेक्ट होने को मिलता है। यस, इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको याद है? राइट, इतनी सी बात अगर आपको याद है तो आप ये समझते होंगे कि असल में जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इस तरीके से बटी हुई है अर्थ के साइड में। आपके सामने मैंने दो तरह की बेल्ट्स बनाई हुई हैं, ये आपकी इनर बेल्ट है, ये आपकी इनर बेल्ट है, और ये आपकी आउटर बेल्ट है, और ये भी आपकी आउटर बेल्ट है। क्या आप इस फिगर में ये देख पा रहे हैं कि जो इनर बेल्ट दोनों साइड्स पर है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है? क्या आप ये लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो आउटर बेल्ट है ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है? अब इसी के साथ, क्योंकि ये जियोमैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ, इसी के साथ आपको ये भी देखने को मिलता है कि ये आपकी एक नॉर्थ पोल है
और ये आपकी एक साउथ पोल है, राइट। और इसी के चलते यहाँ पर आपकी एक मैग्नेटिक एक्सिस बनी हुई है और यहाँ पर आपकी एक रोटेशनल एक्सिस बनी हुई है। रोटेशनल एक्सिस तो बड़ी सिंपल है, जिसके इर्द गिर्द अर्थ घूमती है, और मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, जो कि आपकी जियो मैग्नेटिज्म की वजह से देखने को मिलती है, राइट। अब हुआ क्या है, हुआ बेसिकली ये है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में जहां पर मैं ये सर्कल कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें एक डेंट देखने को मिला है। इस चीज को समझिए, जो आपकी इनर रेडिएशन बेल्ट है ये अर्थ से थोड़ी सी दूरी पर है, राइट। अर्थ से थोड़ी सी दूरी पर है, हर एरिया जो है अर्थ से थोड़ी सी दूरी पर है। ना हुआ क्या है कि यहां पर आपको एक डेंट देखने को मिला है। ये वाला जो डेंट है ना, इस पर्टिकुलर डेंट को कहा जा रहा है साउथ एटलांटिक एनॉमली। और ये वाली जो इनर रेडिएशन बेल्ट है, ये जो डेंट है, इसकी वजह से ये इसका जो एल्टीट्यूड है अर्थ के ऊपर से लगभग 200 किलोमीटर कम हो चुका है। अब इस लाइन को समझिए, द SAA is an area where the Earth's inner Van Allen radiation belt comes closest to the Earth's surface, dipping down to an altitude of approximately 200 kilometers। और क्योंकि वहां पर आपका इनर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट थोड़ा सा डिप डाउन हो चुका है, इसकी वजह से उस इलाके में आपको एक इंक्रीज्ड फ्लक्स ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स देखने को मिल रही है, विच इज अगेन एक्सपोजिंग द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स टू हायर देन यूजुअल लेवल्स ऑफ रेडिएशन। आपको इतना मालूम होगा कि जो ये बेसिकली हमारा जियोमैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये होता है कि जो आपकी सूर्य में से विंड्स आती हैं, ठीक है, उनको ये होल्ड कर पाता है। जो सूर्य में से आपकी डिस्ट्रक्टिव विंड्स आती हैं, उनको ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रिवेंट करता है ताकि वो धरती तक ना पहुंचे। ये फायदा है इस पूरे के पूरे जियोमैग्नेटिक फील्ड का। अब क्योंकि यहां पर आपको डेंट देखने को मिल चुका है, इसी वजह से ये माना जा रहा है कि जो इस पर्टिकुलर इलाके में जो आपकी सैटेलाइट्स घूम रही हैं, वहां पर हायर देन यूजुअल लेवल ऑफ रेडिएशन देखने को मिल सकता है। और यही इस चीज की सबसे बड़ी मुसीबत हमें फेस करनी पड़ सकती है। डायरेक्टली किसी प्रकार के मानव को, किसी प्रकार के जीव जंतु को, प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करेगी साउथ अटलांटिक एनॉमली, लेकिन जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर घूमने वाली सैटेलाइट्स हैं, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर घूमने वाली जो सैटेलाइट्स हैं, उनके ऊपर काफी खराब प्रभाव इस पर्टिकुलर एनोमली का पड़ सकता है। केवल इतना ही नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ये नोट को ध्यान से देख लीजिए, नथिंग टू डू विद द अटलांटिक ओशन डायरेक्टली और एनी फिनोमेना इन द ओशन पर से, ये बेसिकली जियो मैग्नेटिज्म के साथ जुड़ा हुआ एक फिनोमेना है। और इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए कि पिछले 200 सालों में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना अर्थ की, वो अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे लूज आउट कर रही है। हर साल ऐसा मान लीजिए कि वो 9% ऑफ इट्स ओन स्ट्रेंथ इट इज लूजिंग आउट एवरी ईयर। ठीक है, लेकिन यहां पर जो साउथ एटलांटिक ओशन वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है ना, यहां पर अ लार्ज एंड रैपिड श्रिंक हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द साउथ एटलांटिक रीजन ओवर द पास्ट 50 years जस्ट एज द एरिया इटसेल्फ हैज ग्रोन एंड मूव्ड वेस्टवर्ड। ये भी माना जा रहा है कि जो मैं आपको यहां पे मैप दिखा रहा था, ये धीरे धीरे एरिया वेस्टवर्ड भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एनोमली है। इट इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। इट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमंस और प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन ये हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेसिफिकली जो लो अर्थ ऑर्बिट में फंक्शन करती हैं और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके ऊपर काफी खराब प्रभाव कर सकता है, बिकॉज यहां पर इसको ज्यादा लेवल्स ऑफ रेडिएशन देखने को मिल सकती हैं। एरिया याद रखना है, क्यों होता है ये समझना जरूरी है, और कहां पे होता है ये समझना आपके लिए जरूरी है। दैट्स ऑल। इतनी ही चीज रेलिवेंट है हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, बात करते हैं माउंट एवरेस्ट हैज ग्रोन टू न्यू हाइट। ठीक है, सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट के कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं। आप खबर को यहां पर बड़े आराम से देख सकते हैं। दिसंबर 8, 2020 को ये खबर सामने आई थी। द माउंट एवरेस्ट एज यू नो इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। ठीक है, आपको मालूम होगा जो इसका सदर्न वाला हाइट है वो नेपाल में आता है, और जो इसका नदन वाला इंक्लिनेशन है वो तिब्बत में देखने को मिलता है। तिब्बत में इसका नाम अलग है, तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमो लुंगमा, विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड नेपाली नेम इज कॉल्ड एज द सागर मठ, विच हैज वेरियस मीनिंग्स। तो ये जनरली आपकी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है कि तिब्बतियन नेम जो है वो चोमो लुंगमा है, नेपाली नेम जो है वो सागर मठ इसको माना जाता है। यहाँ पर आपके सामने लोकेशन है, आप देख सकते हैं तिब्बत और नेपाल के बीच में है। तो जो मैंने आपको बताया कि नदन साइड जो है तिब्बत में पड़ती है और जो इसकी सदर्न साइड है वो नेपाल में आपको देखने को मिल जाती है। नाउ
माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। जो माउंट एवरेस्ट की वाइडली एक्सेप्टेड हाइट थी अभी तक, वो कितनी थी? 8848 मीटर्स, 8848 मीटर्स की इसकी हाइट थी, जो कि अभी तक मानी जाती थी। आपने अपनी 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आप इस हाइट को बड़ी आराम से मेजर कर सकते थे, जो कि हमारे सर्वे ऑफ इंडिया ने मेजर की थी 1954 में फ्रॉम बिहार यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। और इसी हाइट को दुनिया भर में माना जा रहा था कि यह हाइट बिल्कुल सही हाइट है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा था, बिकॉज इंडिया के ही एक पहले सर्वेयर जनरल रह चुके हैं जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का ये नाम दिया गया था। तो जब ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे एक सर्वेयर जनरल थे हमारे जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पे ये नाम दिया गया था। अब क्या हुआ है? द हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज नाउ 8848.86 मीटर्स, यानी कि 86 सेंटीमीटर की हमें इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है। द न्यू हाइट इज 86 सेंटीमीटर्स, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि लिटिल लेस देन 3 फीट मोर देन द प्रीवियस मेजरमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो नई हाइट है उसमें 3 फीट्स का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये पूरी की पूरी स्टडी नेपाल और चाइना के द्वारा मिलकर करी गई थी, इसलिए उन्होंने जॉइंटली अनाउंस किया था। और एक बहुत लंबी डिबेट थी जो कि काफी लंबे टाइम से चल रही थी, और फाइनली इस डिबेट को अब सेटल कर दिया गया है। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि सबसे पहली बात तो ये बढ़ क्यों रहा है, और दूसरा पॉइंट ये भी था कि ये डिबेट चल क्यों रही थी। असल में क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा 2015 की ये बात है। 2015 का जो बहुत ही डेडली, बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था नेपाल के क्षेत्र में, उसके बाद काफ़ी सारी इस चीज़ को लेकर बातचीत चल रही थी कि क्या उसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की हाइट पे कोई प्रभाव पड़ा होगा या नहीं। तो एक तो ये बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो कई सारे वैज्ञानिक थे, कई सारे जियोलॉजिस्ट थे, वो इंटरेस्टेड थे कि ये जानने में कि क्या वाकई में कोई यहाँ पर चेंज आया है या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि जुड़ी हुई है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज के साथ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जो आपकी इंडियन प्लेट है इट इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, ये नॉर्थवर्ड्स की तरफ मूवमेंट कर रही है। और क्योंकि ये नॉर्थवर्ड्स की तरफ मूवमेंट कर रही है, जो यूरेशियन प्लेट है ये एक स्टेशनरी प्लेट है, और जैसे जैसे इंडियन प्लेट्स नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही है तो उसका जो कंप्रेशन फोर्स है वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। और यहां पर आप अगर इसको लेटरल व्यू से देखेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, इस तरफ आपकी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, इस तरफ आपकी इंडियन प्लेट है। अब ये वाली आपकी प्लेट स्टेशनरी है और ये वाली जो प्लेट है ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। तो जब ये नॉर्थवर्ड मूव करेगी तो इसकी हाइट में तो आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इंक्रीज देखने को मिल जाएगा, बिकॉज यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंप्रेशनल फोर्स देखने को मिल रहा है। तो इंडियन प्लेट बिकॉज इट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से कई सारे माउंटेन्स हैं जिसकी हाइट में बदलाव देखने को मिल रहा है, बट दुनिया जो है वो इंटरेस्टेड मेनली माउंट एवरेस्ट में थी, इसीलिए इसकी हाइट को दोबारा से मेजर किया गया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये अर्थक्वेक भी था 2015 का, जिसके चलते लोग इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इसके चलते आपको क्या ध्यान रखना है कि जो न्यू हाइट है वो 8848.46 मीटर्स है। इस चीज को अब मान लिया गया है, दिस इज द न्यू एंड द लेटेस्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं, अगेन ये थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, इसमें भी अगर आपको समझना है तो जियो मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी आवश्यक है, राइट। अब आपके सामने मैंने अर्थ के इनर कोर के बारे में आपको दिया हुआ है कि ये न्यूज आप देख सकते हैं, डाउन टू अर्थ की ये न्यूज है। Earth's inner core is older than previously determined, find researchers, ठीक है। Researchers revised the age of Earth's solid inner core from 565 million years to approximately 1 to 1.3 billion years, ठीक है। तो अब इसकी जो उम्र है वो लगभग 2 गुना पुरानी कर दी गई है कि ये 565 साल 565 मिलियन ईयर्स बूढ़ी नहीं है, बल्कि ये जो है 1 to 1.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। बिफोर आई बिगिन आई विल लाइक टू टॉक अबाउट, सबसे पहले तो हम अर्थ के जो बेसिकली आपका सरफेस है, जो आपका इनर सरफेस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सबसे टॉप पे आता है क्रस्ट। क्रस्ट की जो गहराई है वो कितनी है, 0 to 40 किलोमीटर्स की है। इसमें स्टेट ऑफ रॉक्स होती है, इसमें स्टेट ऑफ रॉक्स सॉलिड होती है। 40 to 2900 किलोमीटर में आपको देखने को मिलता है मैंटल, इसमें भी आपको सॉलिड ही रॉक्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद 5150 किलोमीटर तक देखने को मिलती है हमें आउटर कोर, जो कि सरप्राइजिंगली एक लिक्विड स्टेज में देखने को मिलती है। एंड देन वी हैव द इनर कोर जो कि 6380 किलोमीटर देखने को मिलती है, और इसका जो आपका फाइनली स्टेट ऑफ रॉक्स है वो सॉलिड देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे आप
नीचे आते रहते हैं। डेंसिटी ऑफ ईच लेयर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द कोर, द डेंसिटी ऑफ द कोर इज द हाईएस्ट। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब समझ लीजिए ये है क्या। अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बट आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू। देखिए, आउटर कोर जो है ये आयरन की बनी होती है, बट इज लिक्विड ड्यू टू रिलेटिवली लोअर प्रेशर। ठीक है, ये लिक्विड और जो सॉलिड है इसके पीछे अगेन बहुत बड़ी कहानी है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट हाँ आपको मालूम होना चाहिए कि जो आउटर कोर है ये लिक्विड स्टेज में ही देखने को मिल जाती है। जो इनर कोर है ये आपकी सॉलिड है। इनर कोर में भी आपको आयरन देखने को मिलता है, ये भी आपको मालूम होगा। आउटर कोर में भी आपको आयरन देखने को मिलता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। The circulation of liquid metal creates electric currents and turns the earth into a giant electromagnet। अभी हम बात कर आए थे, जो अर्थ के आसपास हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग जियो मैग्नेटिज्म भी बोल देते हैं। उसका प्राइमरी रीजन क्या है? उसका प्राइमरी रीजन है अर्थ की कोर। अर्थ की कोर ही इस जियो मैग्नेटिज्म को जनरेट कर रही है, राइट। दिस इज हाउ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जियो डायनेमो भी कहा जाता है। जियो आई थिंक आप समझ सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, और डायनेमो इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा साइंस को याद कीजिए जो आप लोग पढ़कर आए थे 11th और 12th में, तो वहां पर आपको याद होगा कि डायनेमो किस चीज को कहा जाता है, राइट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द जियो डायनेमो। अब इस चीज को समझिए कि अर्लियर एस्टिमेट्स, आज तक जो एस्टिमेट्स करे गए थे जिसके चलते हम लोग ये कह रहे थे कि जो आपकी इनर कोर की एज है वो 565 मिलियन ईयर्स है, उसके चलते एक पैराडॉक्स क्रिएट हो चुका था, जिसमें कि ये हो रहा था द कोर वुड हैव हैड टू रीच अनरियलिस्टिकली हाई टेम्परेचर्स टू मेंटेन द जियो डायनेमो फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। कि देखिए, कोर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होना चाहिए था इतने कम समय में, तब जाके इतनी सारी जियो मैग्नेटिज्म हमें देखने को मिल जाती अराउंड द अर्थ, लेकिन कोर का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, सो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 565 मिलियन ईयर्स में ही इतना अच्छा जियो डायनेमो अर्थ कैसे सस्टेन कर पा रही थी? क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? देखिए, अर्थ के कोर का जो टेम्परेचर है वो कुछ लिमिटेड टेम्परेचर होगा, राइट, कुछ x डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा, लेकिन उसकी जो आयु है वो 565 मिलियन ईयर्स ही है, ये बताया गया था। अब इसके चलते वो इस तरह की जियो मैग्नेटिज्म को किस तरीके से सस्टेन कर पा रहा था, ये एक बड़ा सवाल था जो कि वैज्ञानिकों के सामने आ रहा था। अर्लियर इट वॉज रिपोर्टेड दैट इनर कोर वॉज ओनली अबाउट 565 मिलियन ईयर्स ओल्ड, विच इज क्वाइट यंग कंपेयर टू द एज ऑफ द अर्थ, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड बोलते हैं। तो अर्थ की उम्र तो देखिए 4.5 बिलियन ओल्ड थी, ठीक है, लेकिन जो आपकी इनर कोर की उम्र है वो केवल 565 मिलियन ईयर ओल्ड थी। तो ये आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? तो ये दो बड़े पैराडॉक्सेस थे जो कि क्रिएट हो चुके थे बिकॉज ऑफ द अर्लियर एस्टिमेट्स, कि एक तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जियो डायनेमो को सस्टेन कैसे कर रहा था, दूसरा जो ये वाला पॉइंट था कि अर्थ की उम्र जब इतनी ज्यादा है तो आपकी इनर कोर की उम्र इतनी कम कैसे हो सकती है। अब जो नई स्टडी सामने आई है, रिसर्चर्स ने इस पूरी की पूरी इनर सॉलिड कोर की जो उम्र है इसको रिवाइज कर दिया है टू 1 to 1.3 बिलियन ईयर्स फ्रॉम 565 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और अब आप ये कह सकते हैं कि जब इसकी जो आयु थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तब जो इसका जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से ये वाला जियो मैग्नेटिज्म आप जनरेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप ये जियो डायनेमो जो है इसको सस्टेन कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? द रिसर्च सॉल्व्स द पैराडॉक्स दैट बाय फाइंडिंग अ सॉल्यूशन व्हिच कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द कोर विद इन रियलिस्टिक पैरामीटर्स। ठीक है ना, तो ये एक लिमिट में रख रही थी टेम्परेचर को, जो नई स्टडी है, और इसने उम्र बताया है कि इतनी उम्र होगी, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों यहां पर जो जियो डायनेमो है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आपका जियो मैग्नेटिज्म है वो सस्टेन करना पॉसिबल है। और यहां पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो जियो डायनेमो है इट वाज मेंटेन्ड बाय 2 डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज एंड मैकेनिज्म्स। तो केवल आपका जो जियो डायनेमो है वो केवल अर्थ के इनर कोर से नहीं आ रहा है, वो शायद कहीं और से भी आ रहा है। नाउ आई नो कि जो ये वाला स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली एक नई स्टडी को जन्म दे देता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जियो डायनेमो का जो पैराडॉक्स था उस पैराडॉक्स को कहीं ना कहीं इस स्टडी ने काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है, उस पैराडॉक्स को कहीं ना कहीं काफी हद तक इसको डिसाइफर कर दिया है कि असल में ऐसा क्यों आपको देखने को मिल रहा है।
ये जियो डायनेमो वर्ड मैंने जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया बिकॉज इस पर्टिकुलर स्टडी में इस वर्ड का जिक्र किया गया था। अदरवाइज जियो डायनेमो होता कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये एक तरीके की जियो मैग्नेटिज्म ही है जो कि आपके अर्थ के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल रही है। होता क्या है, जियो मैग्नेटिज्म बेसिकली आपका आउटकम है और जो प्रोसेस है वो एक तरीके से जियो डायनेमो माना जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर और इसी बेसिस पे ये वाली नई न्यूज आपको समझनी थी। तीनों की तीनों न्यूज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा पेचीदा थी, इसीलिए मैंने इनको सेपरेटली रखा सो दैट आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो में आपके साथ मैं कुल मिला के ये 3 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। सबसे पहले तो हम विशाखापट्टनम में हुई जो गैस लीक थी, जिसमें कि स्टायरीन गैस लीक हुई थी, उसके बारे में बातचीत करी जाएगी। वेरी ब्रीफली बात करेंगे। काफ़ी मुझे उम्मीद थी कि पिछले साल इसको लेकर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इफ़ नॉट रिगार्डिंग द गैस लीक, कुछ ना कुछ स्टायरीन को लेकर पूछा जाएगा, लेकिन नहीं पूछा गया, तो फिर से एक बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। तो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है दोस्तों, ये भारत में जो अभी तक जो हमारी प्रणाली चल रही थी चेतावनी देने के लिए, चक्रवात के लिए, उस पूरे के पूरे चक्रवात चेतावनी प्रणाली को बदल दिया गया है और उसमें IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने एक नई इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट की बात करी है, जिसमें कि ये कहा गया है कि अब हम एक नए तरीके से बताएंगे वार्निंग सिस्टम को। तो भारत का जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है वो और भी बेहतर होने वाला है। इस चीज़ को लेके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, खास करके मेंस के एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखिएगा, इफ़ नॉट इन प्रीलिम्स, मेंस में देयर इज़ अ हाई चांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। देन देयर इज़ अ थर्ड थिंग कॉल्ड एज आई फ्लोज मुंबई। आई फ्लोज मुंबई के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई फ्लोज मुंबई का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मुंबई ने इस चीज़ को शुरू किया है और आज से पहले ये चीज़ और भी कई सारे शहरों में शुरू कर दी गई थी। अर्बन फ्लडिंग का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब मुंबई ने इसको शुरू करा है। माना जा रहा है कि आगे जाके और भी शहर इसको शुरू करने वाले हैं। ये आई फ्लोज क्या चीज़ है, इसके बारे में बातचीत आप लोगों के साथ करी जाएगी। अंत में कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ है गैस लीक इन वाइजैक केमिकल यूनिट। आपने देखा होगा कि पिछले साल की ये खबर थी, इसमें कम से कम 11 लोगों की डेथ हुई थी और 1000 से भी अधिक लोग थे जो कि यहाँ पर बीमार पड़े थे। पूरा का पूरा केस जो है ये दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर भी जा चुका था और वहाँ पर भी इसको लेके बहुत सारी बातचीत होती रही थी। अब देखिए, जो गैस लीक हुई है ये विशाखापट्टनम में एक प्लांट है जिसका नाम है LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री थी, जहां पर ये गैस लीक हुई थी। गैस लीक, कौन सी गैस लीक हुई थी? स्टायरीन गैस यहां पर से लीक हुई थी, जिसके चलते, और ये एक डेडली गैस है, एक पॉइजनस गैस है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। सबसे पहले स्टायरीन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए। ये एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, सबसे पहला यही इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका इस्तेमाल होता है पॉलीमर्स के, प्लास्टिक्स के और रेजिन्स के उत्पादन में। इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन द पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज। तो जो आपकी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज हैं, इसके अंदर इसका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद इसका इस्तेमाल आगे जाके होता है इन पर्टिकुलर चीज़ों में। इट इज़ अ लाइकली कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो सब्सटेंस है ये एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस माना जाता है, कि अगर आप इसको इनहेल कर लें या किसी भी तरीके से आपकी बॉडीज़ के अंदर जाता है तो ये इंसान को कैंसर भी कॉज कर सकता है। ये असल में एक कलरलेस लिक्विड है और ये कोई गैस नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड एंड नॉट अ गैस and it can react with oxygen in the air to mutate into styrene dioxide which is more lethal। तो अगर ये लीक हो जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके स्टायरीन डाइऑक्साइड को बना लेता है, जो कि और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं स्टायरीन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड टू नोट। नाउ according to India's manufacture, storage and import of hazardous chemical rules 1989, styrene is classified as a hazardous and a toxic chemical। तो ये भी important है कि भारत में ऑलरेडी इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो विभाजन है वो hazardous और toxic chemical के रूप में किया जाता है। स्टायरीन जो है इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल बट इट इज़ अनस्टेबल एंड हैज़ अ हाई प्रोपेंसिटी फॉर ऑटो पॉलीमराइजेशन। तो वैसे तो ये सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है इसीलिए ये अक्सर ऑटो पॉलीमराइज होता है, यानी कि अपने आप ही ये पॉलीमर में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, इट मीन्स स्टायरीन ट्राइज टू कंबाइन विद इटसेल्फ टू मेक लॉन्ग चेन्स स्पेशली एट टेम्परेचर्स ओवर 65 डिग्री सेल्सियस। और जब ये काम करता है उस टाइम पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें से हीट रिलीज होती है एंड इट कैन बिकम अनकंट्रोलेबल।
फॉर दीज रीजंस स्टायरीन को हमेशा बहुत ही कम टेम्परेचर्स पे स्टोर किया जाता है। मैंने आपको ये सब फैक्ट्स तो बताए हैं, साथ ही में दोस्तों ये वाले फैक्ट्स को भी ध्यान रखिए कि इसकी जो स्टोरेज है वो कम टेम्परेचर्स पे क्यों करी जाती है, क्या कारण है कि इसकी स्टोरेज कम टेम्परेचर्स पर करवाई जाती है, राइट। अब तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्टोरेज वगैरह किस तरीके से होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की विशेषताएं क्या हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन केस ये मान लीजिए लीक हो जाती है तो इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में, जिसको कि हम अंग्रेजी में एक्यूट इम्पैक्ट कहते हैं, इसका जो एक्यूट एक्सपोजर है टू स्टायरीन इन ह्यूमंस, इट रिजल्ट्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आई इरिटेशन। जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो आपकी नाक के अंदर की मेम्ब्रेन है, इवन आपकी आंखों के बाहर की जो एरिया है वहाँ पर आपको इरिटेशन हो सकती है, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स भी आपको हो सकते हैं, आपके पेट में भी आपको तकलीफ हो सकती है। क्रॉनिक यानी कि लंबी अवधि के लिए आपको जो प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इट कैन हैव वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीडिंग टू हेडेक्स, लीडिंग टू फैटीग, यानी कि आपका सर दर्द हो सकता है, आपको थकान महसूस हो सकती है। और ये ऐसा है कि ये होता रहेगा, मतलब अगर एक बार आपको स्टायरीन गैस आपको एक्सपोज हो चुके हैं तो केवल आज ही नहीं, आपको काफ़ी लंबे टाइम तक ये थकान और सर दर्द के जो सिम्टम्स है ये आते रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी इंसान को 800 ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, अगर इससे ज़्यादा आपको स्टायरीन गैस एक्सपोज हो जाती है, देन द पर्सन एक्सपोज टू इट कैन इवन गो इनटू अ कोमा। तो ये इसके इम्पैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। नाउ भारत में आपको इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखना, फ्रॉम ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लीगल प्रोविजंस क्या दिए गए हैं फॉर द वेरियस इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। तो एक तो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसको हम लोग बेसिकली अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अम्ब्रेला एक्ट, ठीक है, क्योंकि कई सारे एक्ट्स थे इसके पहले जो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए थे, लेकिन फाइनली हमारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था इसको लाया गया था। इसके बाद हजार्डस वेस्ट के रूल्स हैं, ये भी लाए गए थे फॉर दी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के लिए। फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी इसके लिए काम करता है। इसके बाद एनडीएमए गाइडलाइंस हैं जो कि बात करती हैं केमिकल डिजास्टर्स के लिए, रासायनिक आपदाओं के लिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ये एक संस्थान है जो कि काम करता है, जो बताता है कि बेसिकली लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, कि मान लीजिए ऐसा कुछ लीकेज हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी। ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर कामकाज करता है ये एनजीटी करता है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है कि मान लीजिए पब्लिक के ऊपर नुकसान आता है तो पब्लिक लायबिलिटी जो है उनका भुगतान कौन करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी ये वाला एक्ट काम करता है। द रीज़न मैंने आपको ये 6 एक्ट्स बताए हैं, इसका पर्पस ये है कि देखिए किसी इंडस्ट्रियल डिजास्टर की कितनी डायमेंशंस होती हैं, कि एक तो ऑब्वियसली ये आपके पर्यावरण के लिए हानिकारक है, दूसरा ये जनरली हजार्डस है, हजार्डस का मतलब ये इंसानों के लिए हजार्डस है। उसके बाद ये हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए डिजास्टर्स भी कैरी कर सकता है ये, और उसके बाद हमारा जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल है, ये एक अधिकरण है, और उसके बाद जनता भी इसमें इन्वॉल्व है। तो कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हर स्टेक होल्डर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए या एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई तरह का एक्ट लाया गया है। ये आपका यहाँ पे टेक होम मैसेज है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लीगल प्रोविजंस फॉर द इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, IMD टू सून लॉन्च अ डायनेमिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। तो ये जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है ये बेसिकली क्या है, चक्रवात के लिए भारत में जो फिलहाल आपकी चेतावनी देने की प्रणाली है वो कुछ किस तरीके से काम करती है आपको बताऊंगा मैं, और ये किस तरीके से काम करेगा वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आप इस न्यूज़ की टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, टाइम स्टैम्प को 8 अक्टूबर 2020 को ये वाली न्यूज़ जो है वो सामने आई थी, और 13 अक्टूबर यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा आपका नया सिस्टम लॉन्च कर दिया गया था। अब देखिए बड़ा सिंपल सा चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको बता दूंगा मैं, इस एक स्लाइड में आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन भारत की तरफ आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन भारत की तरफ आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि एक तो बताया जाता है कि भाई इसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी का मतलब कि इसकी जो विंड स्पीड है वो कितनी होगी, ये कैटेगरीज यहाँ पे लिखी गई हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये एक डिप्रेशन होता है, फिर एक डीप डिप्रेशन होता है, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म होती है, फिर सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होती है, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे देखें अगर आप ध्यान से, डिपेंडिंग अपॉन द किलोमीटर पर आवर इसकी जो स्पीड है 31 to 49, फिर यहाँ पर बढ़ते बढ़ाते 118 से 166, 167 से 221, इसके बेसिस पर यहाँ पर ये वाले नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार भारत में साइक्लोन अम्फन आया था, तो साइक्लोन अम्फन जो था वो सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा गया था, बिकॉज उसकी जो स्पीड थी वो 222 से अधिक हो चुकी थी। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक साइक्लोन अम्फन की जो स्पीड थी दोस्तों वो शायद
239 को टच करके आई थी। आई कुड बी रॉन्ग ओवर हेयर, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में सही बता दीजिए। अम्फन की जो स्पीड थी वो शायद 239 को टच कर गई थी, इसीलिए इसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म का दर्जा दिया गया था, राइट। नाउ अब देखिए, ये कैटेगरी बताई जाती है और साथ में उसकी विंड स्पीड बताई जाती है कि भाई वो इतने आने वाले आवर्स में यहाँ पर हिट करने वाला है। अब वो यहाँ पर का मतलब क्या है कि वो बता देते हैं कि हाँ वेस्ट बंगाल में हिट कर देगा, या ओडिशा में हिट कर देगा, या तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में हिट कर देगा। लेकिन अब जो IBF है, IBF का नाम क्या है, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, यानी कि वो क्लियरली ये बताएंगे कि इस इलाके में इतनी जोर से हिट करने वाला है, तो इस इलाके में हमें ये सब कदम लेने की आवश्यकता है। तो भारत का जो कोस्ट है वो तो काफ़ी बड़ा है, और हमारा जो कोस्ट है वो जनरली एक्सपोज्ड है टू ऑल दीज डिजास्टर्स। तो यहाँ पर अगर ये कहना कि देखो पूरे कोस्ट पे आ सकता है, ये तो गलत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर साथ में ये कह दूँ कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, और जो ये वाला एरिया है ये खास रूप से प्रभावित हो सकते हैं, तो इन इलाकों में वहाँ पर जाके हम कुछ ऐसे कदम ले सकते हैं कि वहाँ पर नुकसान सबसे ज़्यादा कम हो। अब देखिए, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगरी 3 विंड स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल इन 12 आवर्स in X and Y regions, likely to damage critical infrastructure such as bridges, blocking transport from region X to region Y। कहने का मतलब कि उस एरिया में आप वही वाले जाके प्रिकॉशंस लेंगे जिन जिन चीज़ों पे वो इम्पैक्ट डाल सकता है। तो पहले तो आपने एरिया बता दिया है कि भाई इस एरिया में इम्पैक्ट होगा, उसके बाद आपने ये भी बता दिया है कि उस एरिया में किन चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसी हिसाब से आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, जिसको कि रिसेंटली हमारे IMD ने लॉन्च कर दिया है। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया शैल प्रोवाइड लोकेशन और district specific tailored warnings to help the local population, infrastructure, settlements, land use and reduce the losses। अब देखिए, भारत में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अभी तक जो हमारी साइक्लोन वार्निंग की सेवाएं हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, वो ये वाला अभी तक सिस्टम यूज करता आया है। एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, ACWCs कहा जाता है इनको, ACWCs, ठीक है। जो ACWCs हैं ये कुछ एरियाज में लोकेटेड हैं। आपके लोकेटेड हैं ये कलकत्ता में, उसके बाद लोकेटेड है चेन्नई में, उसके बाद लोकेटेड है ये मुंबई में। और जो CWCs हैं यानी कि साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, ये आपके भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद में लोकेटेड हैं। लेकिन अब इन्हीं ACWCs का इस्तेमाल करते हुए जो एग्जिस्टिंग चीज़ थी वो तो करी ही जाएगी, यानी कि ये वाला चीज़ तो बताया जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसको सप्लीमेंट किया जाएगा आपके इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट के साथ। इट विल एनेबल, ध्यान से देखिए, इट विल एनेबल एंटिसिपेटरी एक्शंस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द लेवल ऑफ रिस्क अ हैजार्ड पोजेस टू अ स्पेसिफिक एरिया। जैसे मान लीजिए हम ओडिशा की बात करते हैं, तो ओडिशा का जो तट है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कह दूं कि ओडिशा में कि आपको पूरा का पूरा ओडिशा जो है वो खाली करना है, लेकिन शायद केवल इतने ही ओडिशा में आपको जो स्टेप्स लेने की आवश्यकता हो, तो बाकी जो आपका खर्चा है, जो बाकी आपकी मैन पावर है, उसको आप सेव कर सकते हैं। तो कितना रिस्क एक हैजार्ड पोज करता है एक स्पेसिफिक एरिया को, उसके हिसाब से आप यहाँ पे फैसला ले सकते हैं। इट विल एनालाइज वार्निंग्स बेस्ड ऑन द सिविरिटी ऑफ द इम्पैक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन टू मिनिमाइज द सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द हैजार्ड। आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर चीज़ की ब्यूटी क्या है, राइट। यही था इसमें इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट में, केवल इतनी ही चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ आई फ्लोज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एंड देयर इज अ हाई चांस कि इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा। आई फ्लोज इज एब्रीविएटेड एज इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। देखिए, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, यही इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली। आई फ्लोज मुंबई इज द फर्स्ट आई फ्लोज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। जी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके पहले भी कई सारे और शहर हैं जो कि इसको लागू कर चुके हैं। इसी के आधार पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज 1 ओनली। अब देख लेते हैं, देखिए आई फ्लोज मुंबई, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट विल बेनिफिट द मैक्सिमम सिटी। अब देखिए यहाँ पर जो आपका आई फ्लोज मुंबई है, ये आपने ध्यान दिया होगा, पिछले साल की बात है, मुंबई की जो बाढ़ थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। मुंबई में अक्सर हर साल अर्बन फ्लडिंग की दिक्कत सामने आती है, लेकिन इस बार जो मुंबई की ग्रेटर मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने ठान लिया है कि अब हम इस चीज़ का एक फुल प्रूफ सोल्यूशन लाने वाले हैं, जिसके चलते उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ मिलकर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने एक नया सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज द आई फ्लोज मुंबई. It will provide early warning for flooding during the high rainfall, cyclones,
टाइड लेवल्स, स्टॉर्म सर्जेस फॉर द लो लाइंग एरियाज। क्या करेगा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये अर्ली वार्निंग को तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो पहले भी हो रहा था, तो इसमें नया क्या है? इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि नई ऐड करी गई हैं। देखिए यहाँ पर इट विल यूज द वेदर मॉड्यूल्स फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ से ये वेदर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा डेटा सामने पेश करेगा कि आपको बता देगा, अगेन वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस टॉपिक, कि जैसे मुंबई इतनी बड़ी है, ठीक है, तो मुंबई मान लीजिए इतनी बड़ी है कि भाई ये वाले एरिया में इतनी बाढ़ आने वाली है, ये वाले एरिया में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाले एरिया में इतने जो एरियाज हैं ये सुरक्षित हैं। तो ये सब चीज़ें ये आपको पूरा का पूरा डेटा देगा कि इस एरिया में हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है, राइट नाउ डेटा क्या कहता है, उस हिसाब से आपको करेक्टिव स्टेप्स क्या लेने हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द आई फ्लोज मुंबई, ठीक है। It provides data regarding the flood, it provides data regarding the inundation, the vulnerability कि कौन सा एरिया कितना ज़्यादा जोखिम में है, कौन से एरिया को कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है, एंड GIS बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। GIS बेस्ड क्या होता है? जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पर बेसिकली आप आगे जाके फैसले ले पाएंगे। तो ये फील्ड डेटा इस्तेमाल करेगा फ्रॉम द रेन गेज नेटवर्क स्टेशंस, थीमेटिक लेयर्स विच आर सेटअप बाय द IITM एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई एंड IMD। देखिए चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मुश्किल वर्ड्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आपको क्या समझना है कि जो फैसले आप ले रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, जो फैसले आप ले रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से फैसले ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी सारी जानकारी जो अवेलेबल होगी, इतना सारा डेटा जो अवेलेबल होगा, उसके आधार पे जो आप फैसले ले पाएंगे, आप ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज टू एनेबल स्मार्ट डिसीजन मेकिंग एंड द फील्ड एक्शन, प्रोवाइड्स द फ्लड इनंडेशन 3 days in advance, 3 to 6 hours weather updates, पॉकेट वाइज रेनफॉल फोरकास्ट। पॉकेट वाइज का मतलब क्या था? जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे कितनी बारिश आने वाली है, यहाँ पे कितनी बारिश आने वाली है, यहाँ पे कितनी बारिश आने वाली है, ये अलग अलग चीज़ें ये वाला पूरा का पूरा आपका सिस्टम आपको बताएगा। तो इसके फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो शहर हैं ये और मजबूत हो सकेंगे। शहरों में ऐसे रेनफॉल इवेंट्स जो हैं, जो अक्सर आते रहते हैं, उनको झेलने की जो उनकी कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई फ्लोज के सिस्टम की बात करें तो ये सबसे पहली बार असल में शुरू किया गया था चेन्नई में, उसके बाद अब दूसरे नंबर पर इसको शुरू किया गया है मुंबई में, और आगे जाके प्लानिंग इसकी कोलकाता और बैंगलोर में भी शुरू करने की बातचीत करी जा रही है। तो ऑलरेडी हमारे भारत के चेन्नई में ये ऑलरेडी लगा हुआ है, मुंबई में आ चुका है और कोलकाता बैंगलोर में जल्द ही आ जाएगा। तो ये सिस्टम है जो कि हमने फ्लड्स के साथ डील करने के लिए बनवाया है। इसके बाद दो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक नया कोएलिशन है, एक नया संगठन है, एक नया गठबंधन है जो बनाया गया है फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI इसका नाम है, ठीक है, CDRI। बेसिकली ये एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट्स, UN की एजेंसीज हैं, ठीक है। इसमें सरकारें भी हैं, राष्ट्रीय सरकारें हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं। कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि बहुपक्षीय स्तर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स बैंक है, फॉर एग्जांपल आपका हम बात करें और भी ADB बैंक है। तो ऐसे कई सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, अकेडमिक्स भी है और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस भी इसका हिस्सा है। तो मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब यही हुआ कि इसमें कई सारे तरह तरह के लोग जुड़े हुए हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के PM के द्वारा एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट ऑफ 2019। जो क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 की हुई थी, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसका मकसद क्या है? जैसा इसका नाम है, बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कल को भूकंप आता है तो वो बिल्डिंग तहस नहस ना हो जाए। मान लीजिए आप बड़े बड़े शहर बना रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि कल को मान लीजिए कोई बाढ़ आती है तो उस शहर में एटलीस्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। मान लीजिए आप कहीं पे जाकर कोई किसी गांव को डेवलप कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वहाँ पर जाके जो गांव के एरियाज हैं वहाँ पे ड्रॉट की दिक्कत ना आए। बेसिकली ये मकसद है इस पूरे के पूरे कोएलिशन का। इट एम्स टू प्रमोट द रेजिलियंस ऑफ द न्यू एंड द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से हम डिजास्टर रेजिलियंट बना सकते हैं, सो दैट क्लाइमेट को लेकर और डिजास्टर को लेकर जो भी जोखिम हम आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, उन जोखिमों से हम अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा सकें। एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स लर्न फ्रॉम पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग एंड एनवायरमेंटल सिटी ऑफ सेंडई, द सिटी ऑफ ट्रीज, ठीक है, ये भी इन सब चीज़ों से सीखते हुए ये वाले पूरे के पूरे कोएलिशन को बनाया जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। एंड लास्टली बिफोर आई एंड द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट IMD। तो IMD के बारे में वैसे तो हमें वीडियो की शुरुआत में बताना चाहिए था।
IMD भारत की नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री है एंड द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेट्रोलॉजी। तो भारत में जो भी फोरकास्ट होते हैं, फिर भले वो कोई भी फोरकास्ट हो, मान लीजिए फ्लड को लेके फोरकास्ट करना है, मान लीजिए साइक्लोन को लेके फोरकास्ट करना है, मान लीजिए आपके मानसून को लेके फोरकास्ट करना है कि क्या मानसून अबव एवरेज होगा, क्या मानसून बिलो एवरेज होगा, क्या मानसून नॉर्मल होगा, क्या मानसून एबनॉर्मल होगा, साइक्लोन्स हुए, फ्लड्स हुए, या फिर आपके अर्थक्वेक्स हुए, किसी भी तरीके का, केवल अर्थक्वेक्स ही नहीं, अगर आप यहाँ पे देखें हीट वेव हुई, आपकी कोल्ड वेव हुई, कोई मान लीजिए ग्लेशियर कहीं पे टूटा है, हर चीज़ के बारे में जानकारी आपको कौन देती है? IMD देती है। इसके कई सारी लेबोरेटरीज हैं, कई सारी प्रयोगशालाएं हैं जो कि भारत भर में फैली हुई हैं। इट ऑल्सो वॉर्न्स अगेंस्ट द सिवियर वेदर फिनोमिना जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स, नॉर्वेस्टर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, हेवी रेन्स, स्नो, कोल्ड हीट वेव्स वगैरह वगैरह, जो कि आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं, राइट।